हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस जी हाँ, इस बार डीडीए पार मास्टर कोर्स है ये यहाँ पर गाइस, और इसका पार्ट आज 6 है। अगर आपने इससे पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और अगर आपने डीडीए का फुल जो फ्लैगशिप कोर्स है हमारा वो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी है आपके लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट गाइस, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल तक। तो मेक श्योर आप एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल वहाँ पर चैनल ज्वाइन करें टेलीग्राम में। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी कि IIHR बेंगलोर, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? डिवीज़न ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग IIHR में बेंगलोर में ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1960, 69, 79 या 83? तो जो सही आंसर है आपका वो है 1969 यानी कि सेकंड। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कल्टीवार्स ऑफ बोगनविलिया हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया? तो पूछा है बोगनविलिया के कितने कल्टीवार्स यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं इंडिया में। तो ऑप्शन है 300, 200, 150 या 75 यानी कि 75। तो जो सही आंसर है वो है 150 यहाँ पर कल्टीवार्स यहाँ पर बोगनविलिया के अभी तक डेवलप हो चुके हैं। आगे है, तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है फ्लोरिकल्चर का ICR का, वो यहाँ पर सिचुएटेड कहाँ है? नाउ पूछा है यहाँ पर गाइस, ये आप ध्यान देना कि पहले ये पूसा यहाँ पर दिल्ली में था, अब ये पुणे में हो गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फ्लोरिकल्चर ऑफ ICR इज नाउ सिचुएटेड इन पुणे। आगे है, भरत सुंदरी बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। ये कल्टीवार किसकी है जो कि डेवलप किया था IIHR ने बेंगलोर ने? तो ये वैरायटी है यहाँ पर हिबिस्कस की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जो भरत सुंदरी वैरायटी है वो डेवलप किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है IARI, IIHR या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का नाम। तो वहाँ पे आपको IIHR यहाँ पर टिक करके बढ़ना था आगे। आगे है, ग्लैडियोलस हैज़ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर की यहाँ पर बात पूछी है कि क्रोमोसोम नंबर है ग्लैडियोलस का कितना है, 60, 20, 30 या 40? तो जो सही आंसर है वो है 30 यानी कि C, 30 क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड ग्लैडियोलस का। आगे है, जो पहला कल्टीवार है यहाँ पर रोज का, वो डेवलप किया था यहाँ पर श्री BK रॉय चौधरी ने, वो कौन सा था? नेमली यहाँ पर नाम बताना है आपको कि रोज शरबत, पूसा सोनिया, अर्जुन या डॉक्टर SD मुखर्जी। तो जो सही आंसर है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। जो श्री BK रॉय चौधरी हैं वो एक यहाँ पर नर्सरी मैन थे यहाँ पर बेसिकली, जो कि यहाँ पर देख रेख करते हैं नर्सरी की। वो यहाँ पर जमात्रा झारखंड में मिहिजाम यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक नर्सरी मैन थे जिन्होंने यहाँ पर डॉक्टर SD मुखर्जी यहाँ पर जो वैरायटी है रोज़ की, वो पहली जो वैरायटी है रोज़ की वो डेवलप की थी। और यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कब की थी? तो वो था सन 1935 में यहाँ पर BK रॉय चौधरी ने यहाँ पर डेवलप किया था डॉक्टर SD मुखर्जी यहाँ पर रोज वैरायटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन सी थी? जमात्रा झारखंड। और जब वो कब किया था? 1935 में किया था बेसिकली। आगे है आपका, इन स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल इनकैपेबिलिटी हाउ मैनी एलिल्स आर एसोसिएटेड विद S जीन? तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी आपको पता होगा कि यहाँ पर जब पॉलन यहाँ पर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, प्रोड्यूस या फिर रिलीज कर देना बंद कर देता है, तो उसको सेल्फ इनकैपेबिलिटी बोलते हैं यहाँ पर, आपको पता होगा यहाँ पर। और स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकैपेबिलिटी में जो एलिल हैं वो S जीन से जो जुड़े होते हैं वो पूछा है यहाँ पर 10, 15, 30 या 50। तो जो सही आंसर है वो है आपका 30 आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following anoploids are mostly used in ornamental?
तो एनोप्लॉइड आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आप आंसर करें। एनोप्लॉइड जनरली होते हैं कि जो वेरिएशन होता है क्रोमोसोम नंबर में, जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमंस में यहाँ पर 23 पेयर्स होते हैं, 22 बेसिकली 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर्स होते हैं हमें जनरली। तो कुछ यहाँ पर व्यक्तियों में क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, वेरिएशन आ जाता है, तो उसी को एनोप्लॉइड कहते हैं। तो जनरली जो ऑर्नामेंटल में जो मोस्ट यूज्ड होता है एनोप्लॉइड, वो है आपका ट्राइसोमिक जो जनरली एनोप्लॉइड यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट सेट फ्रूट्स विद देयर ओन पोलेंस, अभी आपको बताया था यहाँ पर डेफिनेशन। तो जो प्लांट है वो यहाँ पर अपना पोलन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकैपेबल, इसको जनरली बोला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट ये आप देख सकते हैं, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा है? एंडोस्पर्म, थैलेमस, एरिल या एपिकार्प। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है एंडोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुकुरमिन जो कि एक केमिकल है, वो एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? टर्मरिक, जिंजर, कोकम या करी लीफ। तो जो सही आंसर है वो है आपका टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, हल्दी से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कुकुरमिन। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर येलो कलर का हर्बल पेस्ट के लिए भी ये यूज होता है और अनेक यहाँ पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत है। आगे है आपका हु इज द फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी आपको पता है ये बॉटनी की यहाँ पर ब्रांच है जिसमें कि आप फ्रूट्स का डेवलपमेंट या स्टडी आप डिस्कस करते हैं। और अगर यहाँ पर फादर ऑफ पोमोलॉजी बोले तो वो है आपका चार्ल्स डोइंग यहाँ पर फादर ऑफ पोमोलॉजी है, पर यहाँ पर पूछा है सिस्टमिक पोमोलॉजी, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी कैंडोल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो इनमें से पूछा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। आपको पता होगा यहाँ पर कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में क्या अंतर है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जनरली ये होते हैं कि हार्वेस्ट करने के बाद वो जनरली राइपन नहीं होते हैं, यानी कि आपने एक बार अगर तोड़ दिया है कोई फल तो वो आगे पकेगा नहीं। जनरली क्या होता है कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में जब आप उसको तोड़ते हो तो इथाइलिन जो कि आपको पता होगा एक गैस है राइपनिंग के लिए, वो प्रोड्यूस हो जाती है जिससे कि वो तोड़ने के बाद भी पक जाता है। पर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में ऐसा नहीं होता है। इथाइलिन जो गैस है वो जनरली प्रोड्यूस नहीं होती है, होती भी तो नेग्लिजिबल होती है जिससे कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ पर पकता नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? जैक फ्रूट यानी कि कटहल, पाइनएप्पल, अनानास, बनाना, केला या मैंगो, आम। तो जो सही आंसर है वो है आपका पाइनएप्पल यानी कि अनानास। पाइनएप्पल जनरली नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पोलन रिसेप्टिविटी इन रोज इज आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एंथेसिस। तो एंथेसिस यहाँ पर आपको पता होगा फ्लावरिंग पीरियड है, जब यहाँ पर जो फ्लावर बर्ड हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो पूछा है पोलन रिसेप्टिविटी रोज में कब होती है? एंथेसिस के बाद, कितने दिनों के बाद? तो जो सही आंसर है वो है दो दिनों के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है पोलन रेसेप्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। फॉर यूजिंग कट फ्लावर रोज कल्टीवार शुड हैव। तो कट फ्लावर के यूज में रोज को अगर यूज करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? मोर पेटल्स, ओपनिंग स्लोली, लॉन्ग स्टेम या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों चीजें इसमें होनी चाहिए, यानी कि मोर पेटल्स होने चाहिए, ओपनिंग स्लोली और लॉन्ग स्टेम इसमें होनी चाहिए कल्टीवार के लिए, कट फ्लावर कल्टीवार के लिए। आगे बढ़ते हैं। पोलन स्टेरिलिटी इन रोजेज इज चेक्ड बाय। पोलन स्टेरिलिटी आपको पता होगा यहाँ पर कि स्टेराइल नाम से यहाँ पर स्टेरिलिटी आए। स्टेराइल जनरली यहाँ पर अगर आप कोई भी अगर फंक्शनल पोलन प्रोड्यूस या फिर रिलीज नहीं कर पाए, उस
इनएबिलिटी को यहाँ पर स्टेराइल कहते हैं। तो पोलन स्टेरिलिटी यहाँ पर रोज में जो चेक करते हैं वो किससे करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, एसिटोकामाइन, इथाइलिन, अल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली जो केमिकल है वो है एसिटोकामिन, जिससे हम चेक करते हैं पोलन स्टेरिलिटी। आगे है आपका विच ऑफ द केमिकल्स आर यूज्ड इन म्यूटेशन स्टडीज। म्यूटेशन स्टडीज में कौन सा केमिकल यूज या फिर स्टडी किया जाता है, EMS, MES, NMU या ऑल ऑफ द। तो आपको पता होना चाहिए EMS यानी कि इथाइलिन, मीथेन, सल्फोनेट, MES यानी कि मेसेनकाइमिन डाइसोप्लिया और NMU यानी कि नाइट्रोसो एन मिथाइलयूरिया। तो जो केमिकल है जो म्यूटेशन स्टडीज़ में यहाँ पर यूज़ होता है वो है तीनों की तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये यहाँ पर जनरली यूज़ होते हैं। आगे है आपका डॉक्टर अब्राहिम, ये किस फ्लावर से यहाँ पर रिलेट हैं, रोज़, ऑर्चिड, जैस्मिन या ऑल ऑफ दीज। तो जो डॉक्टर अब्राहिम है वो जनरली एसोसिएटेड है ऑर्चिड से, ऑर्चिड फ्लावर से। आगे है आपका आइडियल पीएच पूछा है यहाँ पर रोज़ का। तो जो आइडियल पीएच है रोज़ का वो है 6.5, 7.5 नहीं है, 6.2 नहीं है, 5.4 बहुत ज़्यादा नीचे है। तो जो सही आंसर है वो है 6.5। आगे है आपका बेंट नेक डिसऑर्डर, ये किस फ्लावर से रिलेटेड है, ऑर्चिड, कार्नेशन, रोज़ या कार्नेशन, ये डबल आ गया यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है रोज़, बेंट नेक डिसऑर्डर। जनरली ये कब होता है कि जब आप फ्लावर को हार्वेस्ट कर लेते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज में या फिर इमेच्योर स्टेज में, अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं रोज़ को तो बेंट नेक डिसऑर्डर यहाँ पर हो जाता है। ये इस वजह से भी होता है कि अगर आप पानी सही से, अगर चैनल जो पानी का है इरिगेशन चैनल वो सही से अगर आप इस्तेमाल नहीं करें रोज़ में तो ये डिजीज़ हो जाती है। जनरली जो प्लांट है वो मरते नहीं है, पर इस तरीके से यहाँ पर डिसऑर्डर हो जाता है। तो रोज़ में ये बेंट नेक डिसऑर्डर देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है गाइज, कई बार एग्जाम में आया है तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे आपका स्लीपीनेस इज एसोसिएटेड विथ फ्लावर्स ऑफ, जो स्लीपीनेस है वो किस फ्लावर से एसोसिएटेड है, ग्लैडियोलस, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम या ट्यूलिप। तो जो सही आंसर है वो है कार्नेशन। स्लीपीनेस जनरली क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो जनरली यहाँ पर बंद हो जाने लगता है। तो बंद कैसे होते हैं, आइदर यहाँ पर कर्लिंग हो जाती है या धीरे धीरे यहाँ पर बंद हो जाने लगते हैं, तो उसी को स्लीपीनेस कहते हैं। आगे है आपका कार्नेशन का कौन सा टाइप है जो कि लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में यहाँ पर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस या फिर ग्रो करते हैं कौन सी वैरायटी, मार्गरेट, परपेचुअल, मरमाइसन या बॉर्डर पिकोटी। तो जो सही आंसर है वो है परपेचुअल। आगे है आपका आर्थर सिम कार्नेशन, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है किसके प्रति, फ्यूजेरियम विल्ट, रस्ट, स्टेम रॉट या ब्लाइट। तो जो सही आंसर है वो है रस्ट, रस्ट के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंट है आर्थर सिम कार्नेशन। आगे है आपका फ्रूट डेवलपमेंट इन मैंगोस्टीन इज बाय प्रोसेस ऑफ। तो जो मैंगोस्टीन में जो फ्रूट डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस से जनरली होता है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, डबल फर्टिलाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें कि आपको पता होगा कि ओवम जनरली प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस में। तो पार्थेनोजेनेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका हैन और चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये जनरली किन में देखा जाता है। मैंने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर इमेज लगा दिए तो आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रेप का डिसऑर्डर है, जिसमें कि यहाँ पर आपने देखा है कि गिने चुने जो यहाँ पर ग्रेप्स है उनको छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर बिना खराब निकलते हैं यहाँ पर जनरली। तो कुछ ही यहाँ पर सही रहते हैं ग्रेप्स और बाकी सारे खराब रहते हैं। इसको मिलर रैंडेज डिजीज भी कहते हैं, मिलर रैंडेज डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे, हैन और चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इसका सही आंसर है यहाँ पर ग्रेप। आगे है आपका
सॉल्ट क्रीक ये एक रूट स्टॉक है किसका? मैंगो, ग्रेप, जामुन या गुआवा? तो ये जो है ये भी यहाँ पर ग्रेप का रूट स्टॉक है, सॉल्ट क्रीक। आगे है आपका हेक्सागोनिक सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, जिसमें कि स्क्वायर से कितना लगभग परसेंट ज़्यादा होता है। स्क्वायर सिस्टम जनरली आपको पता होगा कि रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पर सेम रहती है, और ये हेक्सागोनल में आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको बताना है कि हेक्सागोनल में यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर ज़्यादा होता है प्लांटिंग, जो आप प्लांट कर सकते हो, पर कितना ज़्यादा होता है ये आपको प्रतिशत में बताना है। तो वो होता है 15% यहाँ पर ज़्यादा होता है स्क्वायर से। आगे है यहाँ पर इनमें से मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप कौन सी है? तो सॉल्ट टॉलरेंट से यहाँ पर जनरली सवाल बनते ही बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेबल कौन सी है, फ्रूट कौन सा है। तो ऐसे ही सवाल, तो इनमें से बेर, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, पोमग्रेनेट में से जो सॉल्ट टॉलरेंट है मोस्ट वो है बेर। तो बेर इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।